अध्याय यूपीएससी में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस चौथे लेक्चर में हम उत्तराखंड इतिहास के 15 दिन की इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं गढ़वाल का परमार वंश। यानी आज फोर्थ डे और फोर्थ लेक्चर जो है हमारा है वो है गढ़वाल का परमार वंश। इससे पिछले लेक्चर में हमने चंद डायनेस्टी कंप्लीट की थी। तो चंद डायनेस्टी में हमने देखा था कि 1790 में क्या हो चुका था कि गोरखाओं ने आक्रमण कर लिया था। क्या कर लिया था? गोरखाओं ने फाइनली क्या कर लिया था? आक्रमण कर लिया था। और जब गोरखाओं ने आक्रमण किया तो इसके बाद जो मोहनचंद का बेटा था यानी महेंद्र चंद था, जिसको गद्दी पर बैठा दिया गया था, वो क्या हो गया था, उसको गोरखाओं ने मार दिया था और अपने गद्दी हत्या ली थी वहां पे। तो कुमाऊं में, कुमाऊं रीजन में पूर्णतः गोरखा शासन स्टार्ट हो चुका था। गोरखाओं को जो न्योता देने वाले थे वो आप सभी जानते थे कि हर्ष देव जोशी थे, जिन्हें अक्सर विभीषण की भी उपाधि मिलती है। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का परमार वंश। तो सबसे पहले हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस गढ़वाल रीजन में कैसे परमार वंश अपनी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो राजवंश की स्थापना से लेकर गोरखाओं के आक्रमण 1804 तक हम इस लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है पवार वंश का बैकग्राउंड क्या रहा है और कैसे वो 52 गढ़ों का एकीकरण किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो देखो, उत्तराखंड के इतिहास में गढ़वाल क्षेत्र का परमार या पवार वंश का अत्यंत एक गौरवशाली और दीर्घकालिक राजवंश रहा है। ये न केवल गढ़वाल के बिखरे हुए क्षेत्रों को एक सूत्र में पिरोया इसने, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक और सांस्कृतिक ढांचे की भी नींव रखी। राजा अजयपाल के उदय से पूर्व संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र पूरे 52 हिस्सों में क्या था, डिवाइडेड था। तो इसीलिए जिसने अजयपाल ने इन 52 गढ़ों को एकत्रित किया, तो इसीलिए उनको बिस्मार्क ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। अगर हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के जितने भी राज्य और छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से उन्हें इकट्ठा किया और भारत में शामिल किया। इन गढ़ों के स्वतंत्र शासकों को भड़ या गढ़पति कहा जाता था। ठीक है, जैसे हमें 52 गढ़ों की जो सूची प्राप्त होती है तो उसमें से हमें देखने को मिलता है कि चांदपुरगढ़, बधानगढ़, ठीक है, उप्पूगढ़, लोहाबगढ़, नागपुरगढ़, रमोला, मौल्यागढ़, देवलगढ़। तो नरेंद्र सिंह नेगी का एक गाना भी है, वीरू भड़ को देश 52 गढ़ों को देश। तो उसमें सारे गढ़ों का वर्णन है। ठीक है, चांदपुर गढ़ जो हमें देखने को मिलता है वो आदि बद्री में देखने को मिलता है, यानी आदि बद्री। ठीक है, पंचबद्रियों में से एक बद्री आदि बद्री। ठीक है, यह परमार राजाओं की भी कह रही है राजधानी थी। ठीक है, यानी चांदपुर गढ़। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है पंवार वंश की। इस गढ़ का अंतिम प्रतापी शासक जो था भानु प्रताप था। ठीक है, भानु प्रताप जो कि आने फिर बाद में अपनी बेटी का जो विवाह है वो पंवार वंश के संस्थापक अजयपाल से करते हैं। ठीक है, यहीं से क्या पड़ती है, नींव पड़ती है पंवार वंश की। बधानगढ़, यह पिंडर नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं के बिल्कुल मध्य यानी बॉर्डर है, एक तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर है। उप्पूगढ़, ये कप्पू चौहान की वीरता से जाना जाता है कि कप्पू चौहान की वीरता और कभी न झुकने वाले जो उसने प्रयत्न किए थे, इस वजह से उप्पूगढ़ को आज भी जाना जाता है। यह टिहरी उत्तरकाशी मार्ग पर है। लोहाबगढ़, यह नेगी जाति के शासकों का गढ़ था। ठीक है, दिलवीर सिंह, प्रमोद सिंह प्रतापी शासक हुआ करते थे। ऐसे नागपुर गढ़ है, चमोली जिले के मंदाकिनी क्षेत्र में स्थित है। भजन सिंह इसका अंतिम गढ़पति हुआ करता था। रमोली या मौल्यागढ़ बोलते हैं, ये सेम मुखी में आपने सुना होगा। तो ये गढ़ रमोला जाति से संबंधित था। ठीक है, तो गंगू रमोला आपने कहानियों में सुना ही होगा, गंगू रमोला की कहानी। तो इस गढ़ का जो गढ़पति था, ठीक है, तो वो यही रमोला था, जिसके दो पुत्र हुआ करते थे, सिद्धुआ और विधवा। आज भी उत्तराखंड के जागरों में सिद्धुआ और विधवा का वर्णन मिलता है। ठीक है, गंगा रमोला ने सेमुखे में 7 मंदिरों का निर्माण करवाया। देवलगढ़ पौड़ी जिले में स्थित, जिसके बाद अजयपाल ने अपनी राजधानी बनाई।
अन्य अगर प्रमुख गढ़ देखने को मिलते हैं जैसे कंडारागढ़, ठीक है, मनीलागढ़, ऐसी गुजड़ूगढ़ हो गया, न्यालगढ़ हो गया, लंगूरगढ़ हो गया, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसका युद्ध भी हुआ है, लंगूरगढ़ का युद्ध, जब हम देखेंगे लास्ट में कैसे गोरखा प्रद्युमन शाह को पर आक्रमण करते हैं और लंगूरगढ़ का युद्ध होता है। ऐसे ही समकालीन चंद राजवंश जो उस समय थे, यानी बधानगढ़ का क्या महत्व है, ठीक है। बधानगढ़ बोला है कि पिंडर क्षेत्र में था, ठीक है। गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाने वाला जो ये पिंडर क्षेत्र है, यही बधानगढ़ स्थित है, ठीक है। बधानगढ़ से हम कुमाऊं चंद राजाओं और गढ़वाल के पंवार राजाओं के बीच संघर्ष का केंद्र सदा से रहा है। वह दोनों राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करता है। चंद शासक लक्ष्मी चंद के समय यहाँ गढ़पति खत्तड़ सिंह था, ठीक है। तो जब लक्ष्मीचंद ने इस खत्तड़ को मारा तो तभी खत्तड़वा त्योहार मनाते हैं। अपने 8वें आक्रमण में इन्होंने खत्तड़ सिंह को मारा। मान शाह का सेनापति हुआ करता था। इसी बधानगढ़ की ऐतिहासिक लड़ाई और में कुमाऊं के राजा रुद्रचंद का सेनापति पुरखू पंत भी मारा गया। तो रुद्रचंद का जो सेनापति पुरखू पंत था, ये भी इसी बधानगढ़ के युद्ध में मारा जाता है, ठीक है। पंवार वंश की अगर स्थापना की बात करें इस लेक्चर में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कनकपाल से। अब इससे हमें थोड़ा कहानी की तरह समझना पड़ेगा, क्योंकि कहानी इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि और फैक्ट इजीली रिवाइज हो जाए। पंवार वंश, सबसे पहले चांदपुरगढ़ समझते हैं। उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट गढ़ यानी चांदपुरगढ़, यहाँ भानु प्रताप हुआ करता था। तो भानु प्रताप के समय कहा जाता है कि कनकपाल, ठीक है, जो कि पंवार वंश का संस्थापक और आदि पुरुष भी माना जाता है। ये 9वीं शताब्दी में क्या हुआ कि घूमने के लिए पर्यटन की स्थिति से गढ़वाल आया हुआ था। तब गढ़वाल नाम नहीं था। गढ़वाल तब पड़ता है जब अजयपाल 52 गढ़ों को मिक्स कर देता, तो वो गढ़वाल पड़ जाता है, ठीक है। तब वो गढ़वाल आया करता था, यानी इस क्षेत्र में आया था। तो चांदपुर का जो गढ़ का शासक भानु प्रताप, जिसे कि सोनपाल अक्सर कहा जाता है, तो भानु प्रताप कनकपाल के व्यक्तित्व और राजसी गुणों से अत्यंत प्रभावित होता है। तो अपनी पुत्री का जो विवाह है वो किससे कर देता है, कनकपाल से करता है। और इसी के बाद क्या करता है, चांदपुर गढ़ में पंवार वंश की स्थापना हो जाती है। फिर वो अपना क्या बनाता है, मतलब यहीं पे से क्या होते हैं, पंवार वंश की नींव पड़ती है। अब देखो, कुछ इतिहासकार है जो मानते हैं कि कनकपाल जो है वो धारा नगरी से आया हुआ था। धारा नगरी मालवा का क्षेत्र है और धारा नगरी से आया हुआ करता था। जैसे कौन कौन इतिहासकार इन इस तथ्य से अपने विचार रखते हैं, जैसे हरिकृष्ण रतोड़ी अपने किताब यानी गढ़वाल के इतिहास में ये बातें करते हैं, ठीक है। एटकिंसन भी कहते हैं कि जो कनकपाल है वो मालवा के धारा नगरी यानी मालवा गुजरात में है, तो मालवा से आया हुआ कर था, ठीक है। वह धार नरेश वाकपत्ती का छोटा भाई था, ठीक है। पातीराम, ठीक है। द एंशिएंट एंड मॉडर्न द एंशिएंट एंड मॉडर्न गढ़वाल करके भी वो क्या है, उसकी पुस्तक है, ठीक है। तो उसमें भी वो क्या करता है, इसका वर्णन करता है। फिर ऐसे ही कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो गुज्जर प्रदेश से था। जैसे इसमें से कुछ फेमस इतिहासकार हमने देखे थे कि कन्हैयालाल और मणिकलाल मुंशी, ठीक है। द ग्लोरी दैट वॉज गुर्जर, ठीक है। तो इसमें वो वर्णन करते हैं गुजरात और मालवा के क्षेत्र गुज्जर देश ही था, ठीक है। वास्तुशिल्प का प्रमाण, ठीक है। कनकपाल के गुज्जर सोलंकी क्षेत्र से आने का एक बड़ा प्रमाण है कि आदि बद्री मंदिर की रचना, तो जिस शैली में आदि बद्री मंदिर का निर्माण है, तो जो कि गुजरात के सोलंकी मंदिरों से क्या है, काफी मिलता है। गुजरात में सोलंकी टेम्पल है ना, हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं सोलंकी जो तरीके की जो शैलियाँ हैं वो गुजरात में मिलती है, ठीक है। वहीं पे सोलंकी एक सन टेम्पल भी है, ठीक है। सोलंकी सूर्य मंदिर, ठीक है, गुजरात में ही है। परमार शासकों की वंशावली की 4 सूची मिलती है, ठीक है, जिसमें कैप्टन हार्डविक 1796, एटकिंसन अल्मोड़ा सूची और विलियम बेकेट 1840। विलियम बेकेट की ज़्यादातर प्रमाणित मानी जाती है, इसलिए विलियम बेकेट की सोर्स को ले लेते हैं, क्योंकि ये कवि भरत के मानवोदय काव्य से काफ़ी मिलती जुलती है, ठीक है। बेकेट की सूची को सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है, ठीक है। और इसे सुदर्शन शाह, मानवोदय तो है लेकिन सभासार ग्रंथ से भी क्या खाती है, मेल खाती है, ठीक है, सुदर्शन शाह की। इस वंशावली के अनुसार पंवार वंश के कुल कितने शासक थे, 60, जबकि चंद वंश में 62 शासक थे, ठीक है। टिहरी रियासत के अंतिम शासक जो था वो मानवेंद्र शाह था। ये टिहरी रियासत जो ऑफशूट था पंवार वंश, यानी पंवार वंश के बाद गोरखा आते हैं और गोरखाओं के बाद जब क्या बन जाते हैं, गोरखा को
हार जाते हैं ब्रिटिश से, तो फिर टिहरी की स्थापना सुदर्शन शाह करते हैं। तो इसी टिहरी रियासत के बाद जो अंतिम शासक होता है वो मानवेंद्र शाह होता है। लेकिन अगर से पंवार वंश तक देखें तो वो प्रद्युम्न शाह तक है। ठीक है। अजयपाल से पूर्व कुछ ऐसे शासक हैं जो आए, यानी कि कनकपाल के बाद। तो एक तो सोनपाल मानते हैं कि जो 24वां शासक था, स्वर्णपाल भी बोलते हैं। ठीक है। इसने भिलंग घाटी को अपना राजधानी बनाया था। सोनी भिलंग भी कहा जाता है उस क्षेत्र को। ल- लखन देव या फिर लक्ष्मण देव 28वां जो शासक था, तो सबसे पहला शासक था जिसकी अभी मुद्राएं प्राप्त होती है। ठीक है। तांबे की मुद्राएं थी। ठीक है। इसका जो राज्य था वो स्वतंत्र सत्ता वाली थी। फिर अनंतपाल सेकंड देखा जाता है जो कि 29वां राजा था। ठीक है। इसका धाराशिल अभिलेख मिलता है जो कि उखीमठ से था। उखीमठ की राजधानी शोणितपुर कही जाती है, कि शोणितपुर राजधानी थी उखीमठ की। 1994 का ये था। ठीक है। जगतपाल 34वां शासक था। 1455 में इनका ताम्रपत्र मिलता है रघुनाथ मंदिर से देवप्रयाग के। ठीक है। कि इन्हें रजवाड़ कहा गया है उस ताम्रपत्र में। रजवाड़ यानी कि प्रभुत्व या संपन्न राजा। ठीक है। तो यह पंवार वंश का प्राचीनतम जो अभिलेख मिलता है वही है, यानी देवप्रयाग का ये ताम्रपत्र। ठीक है। माना जाता है कि जगतपाल ही ऐसा राजा था पूरे पंवार वंश का जिसने पहली बार भूमिदान की थी, यानी। ठीक है। तो ये उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है। अब अजयपाल के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट शासक था जो कि 37वां राजा था। 1490 से लेकर 1519 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है। माना जाता है कि यही वास्तविक संस्थापक था और पहला महान माना जाता है। राहुल शंकरतायन कहते हैं कि भाई ये आदि पुरुष थे। ठीक है। अजयपाल अपने बाहुबल और कूटनीति से बिखरे हुए 52 गढ़ों को जीतता है। तो ये और फिर गढ़वाल नाम कर देता है। ठीक है। एकीकृत राज्य की स्थापना करता है। कहा जाता है कि 52 गढ़ में से एक गढ़ था, यानी उप्पूगढ़, जिसका जो गढ़पति था वो कप्पू चौहान था। कप्पू चौहान इतना वीर था कि ये इस अपने आप को अजयपाल का अधीन नहीं करना चाहता था। तो वो वीरता से लड़ता है और इसी वीरता को देखकर अजयपाल कहता है कि हाँ तुम, बाद में जब कप्पू चौहान का सर कट जाता है और उसकी वीरता देखकर अजयपाल उसे खुद से मुखाग्नि देता है और कहता है कि हाँ वीर तुम जीत गए और मैं ही हारा। और देखो, अजयपाल के पास सोने का सिंहासन था जो कि उसने कत्यूरी राजाओं को हराया और वहां से उस सोने के सिंहासन को अपने राज्य में लाया। ठीक है। यह प्रशासनिक सुगमता और राज्य के मध्य भाग में नियंत्रण हेतु अजयपाल ने राजधानी को स्थानांतरित किया। ठीक है। अब कैसे स्थानांतरित किया? पहले तो चांदपुरगढ़ थी राजधानी। फिर चांदपुरगढ़ से वो 1512 में देवलगढ़ जाता है। देवलगढ़ में अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है। उसके बाद वो वहीं पे राज राजेश्वरी का मंदिर बनाता है और उसे अपनी इष्ट देवी मानता है। ठीक है। तो इन्होंने राजा प्रसाद बनाया। ठीक है। क्या बनाया? राज प्रसाद बनाया। ठीक है। सत्यनाथ भैरव की गुफा जो थी उसका भी उन्होंने क्या किया, दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया, जीर्णोद्धार किया। फिर दूसरी राजधानी वो 1517 में देवलगढ़ से श्रीनगर ले जाते हैं। ठीक है। श्रीनगर को आज श्रीनगर को दिल्ली भी कहा जाता है, उत्तराखंड का दिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत आक्रमण झेले हैं। ठीक है। बाहर से, श्रीनगर से 1517 में अपनी राजधानी शिफ्ट करता है और वहां पे कालिका देवी मठ का निर्माण करवाता है। ठीक है। देवलगढ़ में ही हमें विष्णु मंदिर देखने को मिलता है जिसमें मूर्ति है पद्मासन मुद्रा में। ठीक है। अब देखो, समकालीन चंद राजवंश जो थे, यानी कि कीर्तिचंद था। तो कीर्तिचंद से हमने चंद्रवंश में पढ़ा है कि कीर्तिचंद के साथ क्या होता है, युद्ध होता है अजयपाल का। ठीक है। और अजयपाल कीर्तिचंद अजयपाल को हरा देता है। बाद में अजयपाल अपनी हार स्वीकार करता है और उसके बाद वो पनवा खोली गुफा में तपस्या करने चले जाता है। ठीक है। और फिर सीखता है कि भाई अपनी सैन्य शक्तियों को कैसे और मजबूत किया जाए और बाद में ऐसे कैसे अन्य आक्रमणों से जो कि कुमाऊं या फिर अन्य स्थानों से होते हैं उनको कैसे बनाया जाए। देघाट सीमा का निर्धारण होता है और अपनी सीमांत गढ़ों को क्या करता है, सुरक्षित करता है। ठीक है। इसके अगली बार जब वो युद्ध करता है तो अपना खोया हुआ सम्मान वापस प्राप्त कर लेता है। गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। पातेराम की एंशियंट एंड मॉडर्न गढ़वाल, यानी गढ़वाल एंड एंशियंट मॉडर्न में। ठीक है। अजय पाल को गढ़पाल कहता है, अजय राम नहीं, अजय पाल। ठीक है। ऐसे कप्पू चौहान हमने बताया कि कप्पू चौहान बहुत पराक्रमी योद्धा था। ठीक है। कहता था कि अगर मैं पशु हूँ तो पशुओं में मैं सिख, पशुओं में मैं गरुड़ हूँ। ठीक है।
और अपना सिर क्या कर देता है, कटवा देता है, परंतु झुकता नहीं है। ठीक है, और अजयपाल का हृदय परिवर्तन होता है इसी वीरता को देखते। कहता है कि वीर तुम जीत गए, मैं हार गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो अजयपाल ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, जैसे धूलिपाथा जैसा लाता है। ठीक है, और विष्णु मंदिर में जो मैंने आपको इससे पहले बताया कि देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में देखने को मिलता है लिखा हुआ कि जो धूलिपाता है और भंडारी जाति, तो ये संबंध आता है कि जो धूलिपाता का जो ये मापतोल मानकीकृत का जो ये काम था, ये भंडारी जाति लोगों को मिला था। एक धूलिपाता बराबर 2 किलो। ठीक है, फिर ऐसे ये सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है, यानी पहले तो सूची प्रथा का काम करता है। ये सूची प्रथा जो ये करता है कि भाई सूची में चावल बनाने, भात बनाना, तो ये ब्राह्मणों को देता है। तो ऐसे के लिए वो सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और जिससे सैनिकों में छुआछूत और जाति भेद कम हो। ठीक है, और वो युद्ध भूमि में एक साथ क्या कर सके, भोजन कर सके। ठीक है, ऐसे अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो वो नवकथा सामरिक ग्रंथ ने उस, ठीक है, सामरिक ग्रंथ जो कि तांत्रिक विद्या है, मैं उसे गोरखनाथ संप्रदाय के 84 सिद्धों में से एक कहा गया, यानी आदिनाथ कहा गया है अजयपाल को। ठीक है, नवनाथ कथा और सामरिक ग्रंथ में। ठीक है, मैंने कहा था कि इसे गढ़वाल का शुक भी कहता है, तो प्रोफेसर अजय रावत उन्हें गढ़वाल का शुक कहते हैं। ठीक है, जब कप्पू चौहान के बाद युद्ध होता है तो उन्होंने भी युद्ध नीति त्याग दी थी। कवि भरत के मानवोदय काव्य में उनकी जो तुलना है वो भीम, कुबेर, इंद्र से की हुई है। ठीक है, वो गढ़वाल का नेपोलियन, गढ़वाल का बिस्मार्क भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो नया टाइम पीरियड था वो था गढ़वाल में शाह की उपाधि का मिलना। अजयपाल के बाद कुछ ऐसे शासक हुए जिनके बाद क्या हुई, शाह की उपाधि लगनी शुरू हुई उनके पीछे से, पाल हटा के शाह लगा। ठीक है, फिर ऐसी एक पीरियड आता है जहाँ पे क्या होता है, गढ़वाल का जेनिथ होता है, यानी स्वर्ण काल, गोल्डन पीरियड होता है। ठीक है, कुमाऊं में गोल्डन पीरियड किसके टाइम पे था। ठीक है, इसके बाद कुछ राजा आते हैं, जैसे कल्याणपाल आता है, विजयपाल आता है। विजयपाल पहला राजा है गढ़वाल का जिन्होंने भोट प्रदेश यानी तिब्बत पर आक्रमण किया। सहसपाल देखे 42वां शासक था। ठीक है, एक बहुत ज्यादा प्रतापी राजा हुआ। ठीक है, अजयपाल के उत्तराधिकारियों में इसका शासन लगभग 1547 से लेकर 1575 रहता है। यह अकबर के समकालीन था। अगर हम देखें तो इसके 5 अभिलेख हमें देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से मिलते हैं। कहा गया है कि यह वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाएं था। ठीक है, इसके लिए यह टाइटल दिया गया। ठीक है, अकबर ने इसी के समय में गंगा के स्रोत को खोजने के लिए कि गंगा का उद्गम उद्गम कहाँ से, तो एक दल को इस क्षेत्र में भेजा था। ठीक है, बट सहजपाल द्वारा इसे रोक दिया गया। और पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में भी इन्होंने इन्होंने क्या चढ़ाई थी, छतरी, यानी छत्तर चढ़ाया हुआ था। ठीक है, इन्हीं के दौरान हुस्से खां टुकड़े ने शिवालिक क्षेत्र में आक्रमण किया और बहुत लूटपाट मचाई थी। बलभद्र शाह, यह वही शासक है जिससे शाह की उपाधि स्टार्ट होती है। ठीक है, कहा जाता है कि बहलोल लोधी, बट ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि बहलोल लोधी कैसे, आ, बहलोल लोधी के समय में कैसे बलभद्र शाह को ये टाइटल मिल जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो सहसपाल है उसका जो समकालीन था वो अकबर था, लेकिन लोधी उससे पहले मुगल टाइम पीरियड से पहले का टाइम पीरियड में लोधी डायनेस्टी हुआ करती थी, उसी का जो रूलर हुआ करता था बहलोल लोधी हुआ करता था। तो अब बुक में है तो इसलिए हम इसे सही मानते हैं, और एग्जाम में भी आएगा तो इसे सही माना जा सकता है। ठीक है, बट ये अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है। तो बहलोल लोधी ही क्या करते थे, शाह की उपाधि देता है। तो तब से फिर हर अन्य शासकों के पीछे से शाह की उपाधि लगती है। शाह यानी कि राजा और ग्रेट रूलर। ठीक है, लोक श्रुतियों के अनुसार परमार को शाह की उपाधि लोधी वंश शासक बहलोल लोधी ने दी थी। ठीक है, बट कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो कहते हैं कि औरंगजेब। ठीक है, बट ये औरंगजेब वाला जो पद है या तर्क है, वो तर्क संगत नहीं है। ठीक है, क्योंकि और इसको कहने वाले जो इतिहासकार है उनमें एक भक्त दर्शन है। ठीक है,
बलभद्र शाह के समय ही गढ़वाल में राजदूत भेजने की भी प्रथा प्रारंभ हुई थी। ठीक है। बलभद्र शाह के समय जो शासक हुआ करता था वो रुद्रचंद्र हुआ था। रुद्रचंद तराई और सीमा विवाद को लेकर 1581 में, ठीक है, यानी कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार दोनों सेनाओं के बीच ग्वालदम का युद्ध होता है और इस युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति पुरखुपंत यानी पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। फिर ट्रिपल एससी का भी क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम पंत यानी पुरखुपंत किसका सेनापति था, तो रुद्रचंद का। इस वजह से बलभद्र शाह की भी छाती बहुत बढ़ गई थी कि उसने क्या कर दिया था, चंद्रवंश के महान शासक रुद्रचंद के सेनापति को मार दिया। ठीक है। देवराज कवि देवराज इसकी तुलना भीम से करते हैं। ठीक है। मानसा 44वां शासक है। मानसा के बाद शामसा आता है और फिर शामसा मर जाता है अलकनंदा में डूबने से, तो फिर जो उसकी संतान तो थी नहीं, तो उसके चाचा फिर क्या करते हैं, शासक बनता है। बट पहले 44वें शासक मानशाह को समझते हैं। 1591 से 1611 तक रहता है। वो अकबर और जहांगीर का समकालीन था, यानी कुछ समय तक अकबर था, फिर उसके बाद जहांगीर रूलर बनता है। ठीक है। यह एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर है। पूरे परमार वंश का निर्माता विजेता कहा जाता है। इसने मानपुर शहर भी बसाया था। ठीक है। पश्चिमी तिब्बत के दापा प्रांत पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है। यह जहाँ शासक जहाँ का शासक इसे क्या देता था, कर देता था, और कर के रूप में 1.25 सोना 4 सींग वाला मेढ़ा देता था। ठीक है। चौसिंघिया खाड़ू। ठीक है। इसी के टाइम पे लक्ष्मीचंद, कुमाऊं का लक्ष्मीचंद आक्रमण करता है। ये 8 बार आक्रमण करता है, 7 बार तो असफल रहता है। छठवां जब ये आक्रमण करता है तब इसी के जो दुर्ग है उसे शालगढ़ कहा जाता है। जब वो 7वां आक्रमण करता है तो इसका नाम लखुली बिराली पड़ जाता है लक्ष्मीचंद का। और इसी युद्ध को पैनुगढ़ का युद्ध या पयूनगढ़ का युद्ध भी कहते हैं। इस प्रकार 8वां जो आक्रमण होता है इसमें लक्ष्मीचंद को कुछ हद तक सफलता मिलती है, क्योंकि ये बधानगढ़ यानी कि गढ़वाल का जो गढ़ था बधानगढ़, इसका जो गढ़पति हुआ करता था खत्तर सिंह, इसे क्या कर देता है, मार देता है। और उसी दिन से कुमाऊं में खत्तड़वा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। संस्कृत कहा जाता है कि मानसा के जो राज दरबार में प्रसिद्ध कवि भरत रहता था, इस संस्कृत भाषा में मानवोदय काव्य की रचना की। इसमें मानसा को सूर्य के समान तेजस्वी और ओजस्वी बताया गया है। राजा बलि के समान दानवीर बताया गया है। ठीक है। इसी के टाइम पे विलियम फिंच भारत में आता है, जो कि पहले जहांगीर के कोर्ट में यानी जहांगीर के दरबार में गया, फिर जहांगीर के दरबार के बाद गढ़वाल मानशाह के दरबार में आता है और कहता है कि मानशाह इतना अमीर है कि वो सोने के बर्तनों पे खाता है। नील का व्यापारी था। ठीक है। इसी के टाइम एक कहानी मिलती है जीतू बगुड़वाल की। ठीक है। जीतू बगुड़वाल मानशाह के काल में ही एक प्रसिद्ध लोक गाथा है। कहा जाता है कि यह टिहरी के बुगड़ी गांव का रहने वाला था। ठीक है। जो कि भोट क्षेत्र यानी तिब्बत के इलाके का क्या था, फौजदार था। ठीक है। लोक गाथाओं के अनुसार बगोड़ी के सेरा यानी कि जहाँ का वो सेरा में जीतू को क्या करती है, आछरियां हर के ले जा लेती है। ठीक है। तो ये तो ही मानशाह की कहानी। ठीक है। अब मानशाह के बाद उसका बेटा शामशाह राजा बनता है। ठीक है। इसका समकालीन मैंने कहा कि मानशाह का अकबर और जहांगीर दोनों थे, तो शाम का शाह का भी जहांगीर होगा। तो ये अकबर से मुलाकात करता है 1621 में आगरा में। ठीक है। शामशाह का समय काल 1611 से 1630 तक रहता है। शामशाह को गढ़वाल का एमबीटी कहा जाता है। मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा रूलर हुआ करता था तुगलक डायनेस्टी का, वो जो भी इंटेंशनली अच्छे काम करता था वो उसे बैकफायर कर जाते थे। जैसे उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपीडिशन की, जैसे उसने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया था कि उसने सोचा कि मैं दिल्ली से क्यों ना राजधानी सेंटर में ले जाऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तक उसे साउथ तक जीत लिया था। तो वो राजधानी को सेंटर में लाना चाहता, तो वो क्या करने लगा, अब जब राजधानी परिवर्तित करके वो इस सेंटर वाली रीजन में आता है तो वो सब लोगों को लेकर आ जाता है। बाद में उसे ही बैकफायर करके उस चीज को झेलनी पड़ती है। वही सेम हमें शामशाह के साथ देखने को मिलता है। जहांगीरनामा में उल्लेख है कि मुगल दरबार के ने श्रीनगर शासक श्याम शाह को घोड़े व हाथी भेंट भेंट किए थे, यानी जहांगीर ने। ठीक है। यह पहला परमार शासक है जिसका चित्र भी क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। श्याम शाह की मृत्यु के पश्चात श्याम शाह वैसे अलकनंदा में डूबकर मर जाता है। इसकी 60 रानियां थी और वो क्या कर देती है, सती हो जाती हैं। ठीक है। तो श्याम शाह के राजगुरु यानी शंकर देव, जिनकी वास्तु शिरोमणि ग्रंथ है, उसकी रचना करते हैं। ठीक है।
कहा जाता है कि त्रिमल चंद, जो कि बाद में महिपत शाह से युद्ध करता है, त्रिमल चंद आता है, शरण लेता है। ठीक है, महिपत शाह 46वां शासक है, जिसे गर्भभंजन कहा जाता है। ठीक है, श्याम शाह निसंतान था, तो उसका चाचा जो कि गद्दी पर बैठा, अब बहुत अधिक उम्र हो गई थी, तो तब शासक बना वो। जीवन भर शत्रुओं से भयंकर युद्ध किए, और इसने शत्रुओं का घमंड तोड़ा, इसीलिए इसे गर्व यानी घमंड, तो गर्व का भंजन करना गर्व भंजन कहलाया। ठीक है, मुगल कहते हैं ये एक अक्खड़ राजा था। ठीक है, क्योंकि यह शाहजहाँ के राज्याभिषेक में शामिल होने दिल्ली नहीं गया था। ठीक है, किसके? शाहजहाँ के। ठीक है, तो महिपत शाह ने तिब्बत पर 3 सफल आक्रमण किए। ठीक है, पहला सफल आक्रमण किसने किया था? अ, पहला सफल आक्रमण किसने किया था? तो ये आपको पता है। फिर सेकंड सफल आक्रमण किसने किया था? देखो, पहला सफल आक्रमण विजयपाल ने किया था। फिर इसके बाद जो आक्रमण है वो करता है मानसा। ठीक है, मानसा सेकंड आक्रमण करता है मानसा, और थर्ड आक्रमण करता है महिपत शाह। महिपत शाह महिपत शाह 3 आक्रमण करता है। ठीक है, तो 3 बार तिब्बत पर आक्रमण करने वाला महिपत शाह। ठीक है, पर सफल रहते हैं, जबकि जो विजयपाल का आक्रमण था वो असफल आक्रमण था, बाकी मानसा का आक्रमण सफल था। और तिब्बत पर 3 बार आक्रमण जो महिपत शाह ने किया वो भी सफल रहा। ये इसने ओके, इसका जो इसके सेनापति हुआ करते थे, इसके बाद बहुत योग्य सेनापति थे। जैसे कि अगर हमें देखें तो इसके सेनापतियों में त्रिखोला लोधी आता है, बनवारी दास, बरतवाल बंधु और माधो सिंह भंडारी जैसे सेनापति इसके पास थे। ठीक है, त्रिखोला लोधी की ये हत्या करवा देता है, जिसे गढ़वाल का रखवाला भी कहते हैं। ठीक है, गढ़वीर महाकाव्य में पता लगता है। ठीक है, जो कि सोर्स है। माधो सिंह भंडारी की कहानी अभी स्पेशली हम देखेंगे, बट उससे पहले बनवारी दास ये 1634 में कुमाऊं युद्ध करता है। जिस समय ये कुमाऊं का युद्ध होता है, इसी में महिपत शाह और ये दोनों मारे जाते हैं। ठीक है, बनवारी दास। बर्थवाल बंधु तिब्बत पर आक्रमण करता है। 3 बार जो आक्रमण करने वाला सेनापति था वो बर्थवाल बंधु ही था। आज भी तिब्बत की तलवारों पे अगर देखा जाए तो बर्थवाल बंधु का नाम मिलता है। ठीक है, माधो सिंह भंडारी मलिथा का था। ठीक है, इसे गर्वभंजक कहा जाता है। ठीक है, इसने तिब्बत और चीन के छोटा तुमुल युद्ध भी किया 1640 में। ठीक है, ये बहुत अद्भुत शौर्य प्रदर्शन करने वाला सेनापति था। ठीक है, और वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं। इससे पूर्व उन्होंने अपने गांव मलेथा में कृषि हेतु सिंचाई के लिए पहाड़ कटवाकर 225 फीट लंबी मलेथा की गूल के नहर का निर्माण किया। ठीक है, जो कि गढ़वाल की इंजीनियरिंग का क्या है, एक अद्भुत प्रमाण देखने को मिलता है। बट इसके लिए इसने जो बलिदान दिया उसके लिए भी क्या जाना जाता है, माधो सिंह भंडारी को जाता है। इन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया, यानी अपने एकमात्र पुत्र गजेश सिंह की बलि देनी पड़ी इन्हें, इस मलेथा की गूल, इस बड़े पहाड़ को कटवाने के लिए। तो इसलिए आज माधो सिंह को भंडारी को उत्तराखंड के पवाड़ों में भी सुना जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, उनका नाम आता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो महिपत शाह ने नाग साधुओं की हत्या की थी। ठीक है, इसके पाप के प्रायश्चित के लिए उसने ऋषिकेश के भरत मंदिर में तपस्या की। कहा जाता है कि भरत मंदिर की इसने मूर्ति की आंखें भी निकाली थी। ठीक है, कुमाऊं के चंद शासक त्रिलोक चंद बाज बहादुर चंद के प्रारंभिक काल के साथ काकू बमूड़ युद्ध में स्वेच्छा से बलिदान दे दिया। वो इसने बलिदान जो दिया ये इसकी आत्मग्लानि के कारण दिया, यानी ये प्रायश्चित करना चाहता था, तो इसलिए ये वीर गति को प्राप्त होना चाहता था। ठीक है, इसलिए ये युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हो गया। इसके बाद जब महिपत शाह मरता है तो इसका जो पुत्र पृथ्वीपति शाह होता है वो मात्र 7 वर्ष का होता है, तो इसी अल्प आयु में वो क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है। यानी 1640 में क्या होता है, वो गद्दी पर बैठता है। और इसकी जो संरक्षिका होती है वो इसकी माँ यानी कर्णावती, महारानी कर्णावती होती है। ठीक है, रानी कर्णावती को गढ़वाल की ताराबाई और दुर्गावती भी कहा जाता है। ठीक है, 1635 में मुगल बादशाह शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खां ने दून घाटी पर आक्रमण करता है, तो रानी कर्णावती अपनी
बिल्कुल सूझबूझ और सैन्य संचालन का परिचय देते हुए क्या करती है, मुगल सैनिकों को पहाड़ियों में घेर लेती है। ठीक है, मुगलों को आत्मसमर्पण करने पर विवश किया गया और रानी के आदेश पर पकड़े गए सैनिकों के नाक काट दिए गए। ठीक है, और नाक जब काटा तो तब इन्हें नकटी रानी भी कहा गया। ठीक है, इसके बाद से इन्हें क्या कहा गया, नाकटी रानी कहा गया है। शिव प्रसाद दबराल द्वारा प्रदत्त नाम है ये। ठीक है, निकोलस मनुची ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोरा में कर्णावती को साक्षात दुर्गा का रूप बताया है। ठीक है, इन्होंने करणपुर शहर बसाया जो कि आज देहरादून में फेमस है। ठीक है, डीवी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वीपति शाह के समय भी दो आक्रमण होते हैं। एक तो खलीमुल्ला खां का होता है, दूसरा कासिम खां का होता है। अब जब हम पृथ्वीपति का शासन पढ़ते हैं तो पृथ्वीपति के शासन जो कि 47वां शासक था। ठीक है, इन्होंने जब ये बड़े हो गए तब इन्होंने अपनी सत्ता संभाली, पृथ्वीपुर नगर मतलब पृथ्वीपुर नगर बसाया। ठीक है, और राजगढ़ी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है कि ये सुलेमान सिकों को शरण देते हैं, क्योंकि इसी टाइम क्या होता है कि सुलेमान सिक्को कुआं चंदों के पास आता है, बट क्या करते हैं वो वहाँ शरण नहीं देता है और सुलेमान सिक्को फिर गढ़वाल आता है। इसे अभागा शहजादा भी कहते हैं। कहानी यह है कि अ, जब मुगल ठीक है, मुगल कुंवरों में जब क्या हो रहा था कि जो मुगल के शाहजहाँ के बेटे थे। ठीक है, शाहजहाँ के बेटे थे, उनमें क्या होने लगा, उत्तराधिकारी यानी सिंहासन को लेकर युद्ध छिड़ा, आपसी में क्लैशेस हुए। तो जो औरंगजेब था इसने अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया। जब ये दारा शिकोह को मरवाया तो उसके बाद जो उनका बेटा था उसको भी मरवाना चाहता, बट किसी वश सुलेमान सिकोह भागकर बाज बहादुर चंद यानी चंद वंशों के पास आ जाता है। जब वहां आता है तो वो उसे शरण नहीं देते, तो इस वजह से वो कहते हैं कि गढ़वाल जाओ और पृथ्वीपति से शरण लो। वो पृथ्वीपति से शरण लेता है और सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति के पास शरण मिल जाती है। ये अपने साथ दो चित्रकार भी लेकर आया था, श्यामदास और हरदास। ठीक है, जिसे अभागा शहजादा भी कहा जाता है। ठीक है, तो 17 आदमियों के साथ गढ़वाल भाग आया था। ठीक है, पहले वो चंदों के पास गया तब जाके गढ़वाल आया था। ठीक है, और ठीक है, और औरंगजेब ने इसे मजबूर किया था कि उसे क्या दो, शरण मत दो, बट फिर भी सुलेमान सिकोह को शरण मिली पृथ्वीपति शाह से। बट इसमें एक धोखेबाज निकलता है। ठीक है, एक ब्लैक मोल होता है, वो होता है पृथ्वीपति शाह का बेटा मेदिनी शाह। ठीक है, मेदिनी शाह क्या करता है, औरंगजेब को खबर देता है कि यहाँ पे क्या है सुलेमान सिकोह, और सुलेमान सिकोह को किसी बस क्या कर देता है, औरंगजेब के पास भेज देता है और समझौता कर लेता है। जब पृथ्वीपति शाह को पता लगता है तो पृथ्वीपति शाह क्या करते हैं, मेदिनी शाह को देश निकाला दे देते हैं। ठीक है, तो सुलेमान सिकोह को दिल्ली दरबार ठीक है राम सिंह के माध्यम से सौंप देता है। ठीक है, और कायरतापूर्ण इस कृत्य पर पृथ्वी शाह को इतना क्रोध आता है कि अपने पुत्र मेदिनी शाह को निकाल देता है। ठीक है, कहा जाता है कि ये एक पराक्रमी राजा का डरपोक बेटा था। ठीक है, बाद में ये दिल्ली जाता है, औरंगजेब के दरबार में रहता है, बट 1662 में युद्ध मतलब मृत्यु हो जाती है। फिर औरंगजेब खुद अपने से पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को सूचित करते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है मेदिनी शाह वो मर जाता है। ठीक है, खलीलुल्लाह कासिम खान ने जब दून पर आक्रमण किया तो जो बाज बहादुर चंद्र और सिरमौर के राजा मेधांत प्रकाश ने मुगलों का साथ दिया था। ठीक है, तो ठीक है तब जाके क्या इन्होंने आक्रमण किया था ताकि गढ़वाल क्या हो सके, कमजोर हो सके। तो जो 1655 में मैंने कहा था खलीलुल्लाह खां है, यानी कि तीन बार आक्रमण होता है। चौथे में तीसरे में तो कासिम था, दूसरे में ये खलीलुल्लाह खां था, तुल्ला खां था, और उससे पहले जब नवाजत खां था। तो जो ये दूसरा वाला युद्ध था इसमें पृथ्वीपति शाह हार जाता है। हार इसलिए जाता है क्योंकि इसमें बाज बहादुर चंद्र ने भी हेल्प की थी और राजा मेदांत प्रकाश ने भी की थी। गढ़वाल को कमजोर करना चाहते थे पृथ्वीपति शाह के समय। अ, पृथ्वीपति शाह एक पराक्रमी शासक हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद वो क्या करते हैं, अपने नाती यानी फतेह शाह को क्या करते हैं, गढ़वाल का शासक बनाते हैं। ठीक है, तो ये 1655 से लेकर 1716 तक क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इसे गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पीरियड था जिस समय गढ़वाल का जो ये राजवंश का एरा था, ये एक स्वर्ण काल था, गढ़वाल का स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, नवरत्न थे इसके दरबार में, तो नवरत्न थे।
जैसे खेतराम धसमाना, सुरेशानंद बर्थवाल, हरिदत्त नौटियाल, रुद्रदत्त कमोठी, शशिधर डंगवाल, बासवानंद बहुगुणा, सहदेव चंदोला, हरिदत्त थपियाल, कीर्तिराम कंठौरा, ये सारे क्या थे, इनके दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, इनके ही समय गुरु राम राय क्या आते हैं, गढ़वाल आते हैं। ठीक है, और तीन को 3 गांव दान किए जाते हैं। 1675 के बाद 87 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। जब ये आते तो उसके अगले साल ये सीधे देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करते हैं। इनकी मृत्यु के बाद यानी 1699 में इनकी याद में इनकी जो पत्नी पंजाब कौर थी वो क्या करती है, झंडा मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, और आज हर साल देहरादून में झंडा मेला मनाया जाता है। ठीक है, इसके समय में अष्टकोणीय रजत मुद्रा पाई गई। ठीक है, 1689 में भैंगड़ी का युद्ध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें सिरमौर के राजा के उकसाने पर क्या करते हैं, सिखों के 10वें गुरु, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह और फतेह शाह की सेनाओं के बीच क्या होता है, पोंटा साहिब के निकट भैंगड़ी में क्या होता है, ये युद्ध होता है। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह क्या कहते हैं, अपनी नाटक विचित्र नाटक में क्या करते हैं, इसका वर्णन करते हैं। तो विचित्र नाटक किसके है, गुरु गोबिंद सिंह के है। सिख गुरु राम राय को आश्रय प्रदान करने वाले भी कौन है, फतेह शाह है। ठीक है, 3 गांव दान दिए थे, 3 गांव घुड़बुरा, राजपुर और चामसरी है। ठीक है, चामसारी है। ठीक है, इसके दरबार में जटाधर यानी फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखने वाले थे। श्री रत्न कवि जिन्होंने फतेह प्रकाश लिखी, मतीराम वृत्त कौमुदी लिखने वाले, रसराज लिखने वाले थे। ठीक है, ऐसे कवि इनके दरबार में आश्रय प्राप्त थे। ठीक है, लोग इतने बिल्कुल निश्चिंत थे कि उनके घरों वो अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। ठीक है, रत्न कवि इन चीजों का वर्णन अपनी पुस्तक में करते हैं। ठीक है, पुरिया नैथानी जो कि गढ़वाल का चाणक्य माने जाते थे। ठीक है, तो आप एक चीज बताना पुरिया नैथानी के बारे में, कमेंट करके बताना है। ठीक है, कुआओं के प्रगाढ़, ठीक है, मित्रता और कूटनीतिक उतार चढ़ाव। ठीक है, उपेंद्र शाह आते हैं, फिर उसके बाद दिलीप शाह आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रदीप शाह देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर हैं। ठीक है, तो 91वें शाह जो शासक है वो प्रदीप शाह है। 1717 से लेकर 1772 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। ठीक है, फिर अपने कूटनीतिक शांतिपूर्ण दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, चंद और पंवारों के बीच होती है मित्रता का एक क्या था, वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रदीप शाह ने मौला राम को क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे प्लासी जैसे 1757 का युद्ध होता है, पानीपत 1761 का युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध यानी 1764 का युद्ध भी इन्हीं के समय पे होता है। ठीक है, मेधाकर शास्त्री इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने रामायण प्रदीप लिखी थी। समकालीन चंद अगर वंश देखा जाए तो रोहिला आक्रमण होता है तो प्रदीप शाह की सहायता मिलती है। यानी 1743 में कुमाऊं पर रोहिला सरदार अली मोहम्मद खान ने भयंकर आक्रमण किया था। ठीक है, तो कल्याण चंद फोर, ठीक है, कल्याण चंद फोर, ठीक है, तो अत्यंत संकट में था। तो जो गढ़वाल हुआ करता था, तो गढ़वाल के प्रदीप शाह से इन्होंने क्या की थी, मदद मांगी थी। ठीक है, तो जब मदद मांगी तो प्रदीप शाह ने भी पुरानी जो दुश्मनियां थी उनको भुलाया और चंद शासक की सहायता की। ठीक है, रोहिलाओं के साथ दूनागिरी यानी अल्मोड़ा के युद्ध में दोनों की संयुक्त क्या हुई, हार हुई। दोनों क्या किए थे, आपस में रोहिलाओं के अगेंस्ट गए थे, बट फिर भी जीत नहीं पाए। रोहिलाओं ने कुमाऊं को छोड़ने के बदले 3 लाख रुपए हर्जाना मांगा। कल्याण चंद के पास तो पैसा था नहीं, तो प्रदीप शाह ने कुमाऊं नरेश को 3 लाख रुपए उधार देकर राज्य को रोहिलाओं से मुक्त करवाया। ठीक है, उत्तराखंड के इतिहास में दोनों मंडलों के एक एकता का एक उज्जवल उदाहरण हमें देखने को मिलता है। 1757 में नजीबुद्दौला यानी नजीब खां ने दून पर आक्रमण किया था, अधिकार कर लिया था। ठीक है, तामादौड़ का युद्ध देखने को मिलता है प्रदीप शाह के समय पे, जो कि प्रदीप शाह और दीपचंद के बीच होता है। इनका जो सेनापति नरपति गुलेरिया होता है, शिवदत्त जोशी होता है। तो शिवदत्त जोशी के समय ये युद्ध होता है। इनके समय मोना साहित्य महासमुद्र देखने को मिलता है। ललित शाह 1772 से 1780 तक रहता है। प्रदीप शाह के बाद ललित शाह गद्दी पर बैठा। इसके समय सिखों ने देहरादून पर 2 बार आक्रमण किया, 75 और 78 में आक्रमण किया। ठीक है, ललित शाह के समय कुमाऊं में राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। ठीक है, देखो चंद्रवंश में मैंने कहा कि शिवदत्त जोशी था, शिवदत्त जोशी के बाद इनका जो सेनापति हर्षदेव जोशी बनता है। तो दीपचंद के समय क्या था, जो मोहन सिंह रौतेला है वो कुमाऊं की गद्दी पर बैठ जाता है। अब जब कुमाऊं की गद्दी पर
मोहनचंद बैठता है चौंद नाम से, जो कि रौतीला हुआ करता था। तो कुमाऊं का जो वजीर यानी हर्षदेव जोशी था वो क्या करता है, गढ़वाल की मदद मांगता है और बोलता है कि क्या करो, यानी जिन्हें कुमाऊं का चाणक्य और अर्ल ऑफ वॉरविक कहा जाता है। गढ़वाल नरेश ललित शाह को कुमाऊं पर आक्रमण के लिए बुलाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ललित शाह जाता है और कुमाऊं पर आक्रमण करता है 1779 में, जिससे बग्वाली पोखर का युद्ध करता है। मोहनचंद पराजित होता है और भाग जाता है। ठीक है, इसके बाद ललित शाह अपने दूसरे बेटे यानी प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाता था और अपने आप को क्या करता है, गढ़वाल आ रहा होता है। जब गढ़वाल आता है तो इनकी क्या होती है, मलेरिया से क्या होती है, दुल्ली नामक स्थान पर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, इसी गढ़वाल की सीट पर कौन बैठता है, जयकृत शाह यानी उनके बड़े बेटे बैठते हैं। ठीक है, तो जयकृत शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, इस समय बहुत ज्यादा आंतरिक षड्यंत्र चलने बैठ गए 1780 से 86 के बीच। ठीक है, दोनों भाइयों के बीच भी क्या चलने लग गया, जो कि एक कुमाऊं की गद्दी पर बैठा था, एक गढ़वाल की गद्दी पर बैठा था, उनके बीच में संघर्ष का काल चलने लग गया। कृपाराम डोभाल और नित्यानंद खंडूरी के गुटों में बढ़ गया था। ठीक है। ठीक है, जो जयकृत शाह था गढ़वाल नरेश और प्रद्युमन शाह जो कुमाऊं नरेश था उस समय जयकृत का सगा भाई, तो क्या हुआ था, ये आपस में इनके रिलेशन खराब हो गए थे। ठीक है, हर्षदेव जोशी ने भी क्या किया, जोशीड़ा कांड करवा दिया, यानी उसने क्या किया, प्रद्युमन शाह ने अपने ही भाई के राज्य में क्या करवा दिया, आक्रमण करवा दिया हर्षदेव जोशी के प्रभाव में आकर। और गढ़वाल के इतिहास को इसी जिससे ये जयकृत शाह क्या हुआ कि इस दर्द को सह नहीं पाया, क्योंकि आक्रमण हुआ, लूटपाट मची, तो वो क्या हो गया, डिप्रेशन में चलेगा। डिप्रेशन में चलेगा तो रघुनाथ मंदिर में जाकर वहां क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है, जयकृत ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश की मदद ली, जिससे करपौली युद्ध में प्रद्युमन शाह पराक्रम शाह की संयुक्त सेना को हराया भी। ठीक है, जयकृत शाह ने सिखों को खुश करने के लिए राखी नामक कर भी देता था। अंततः चोरों से और निराश होकर 1786 में क्या करता है, वो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में अपनी आत्महत्या कर देता है। ठीक है, बाद में वो क्या करता है, इसी मरते हुए क्या करता है, प्रद्युमन शाह पराक्रम शाह को भी करता है, श्राप देता है। दो भाई थे, तीन भाई थे, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और जयकृत शाह। ठीक है, जयकृत शाह की मृत्यु के पश्चात 1706 में कुमाऊं गद्दी छोड़कर गढ़वाल का शासक बन गया। प्रद्युमन शाह उत्तराखंड के इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने कुमाऊं और गढ़वाल राज्यों पर शासन किया था। ठीक है, क्योंकि अब जैसे जयकृत मरा तो वो क्या हो गया, भाग के कहाँ आ गया, गढ़वाल आ गया और गढ़वाल की सीट पर बैठ गया। फिर यहाँ से इसी टाइम पे जो कुमाऊं की सीट थी वो क्या हो गई थी, खाली हो गई थी। फिर मोहनचंद बैठ के यहाँ बैठ जाता है। फिर इसी बात क्या होता है कि जो हर्षदेव जोशी है वो क्या करता है, इसी मोहनचंद को हटाना चाहता है, तो मोहनचंद को मरवा देता है और शिवदत्त को बैठा देता है। ठीक है, जब ये शिवदत्त को बैठाता है तो मोहनचंद का जो भाई होता है वो बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और आता है और शिवदत्त जोशी को मार देता है। फिर शिवदत्त जोशी को क्या करता है, अपने उसके बेटे महेंद्र चंद को बैठाता है। जब महेंद्र चंद को बैठाता है तो फिर क्या करता है, 1790 में गोरखाओं को बुलाता है हर्षदेव जोशी, और फिर यहाँ पे 1790 में कुमाऊं में गोरखाओं का स्थापना हो जाती। ठीक है, 1790 में। बट इसी टाइम पे क्या हो रहा था कि जैसे वो प्रद्युम्न यहाँ आता है तो क्या करता है, शासन करता है 1786 से 1804 तक। इसी बीच क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति और पड़ोसियों दोनों का पतन था और ऑलरेडी श्राप भी था। तो ठीक है, पराक्रम शाह प्रद्युमन शाह के दरबार में उसका एक अत्यंत क्रूर भाई था। ठीक है, यानी पराक्रम शाह। ठीक है, चित्रकार, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी। तो मौला राम ने अपने ग्रंथ गढ़गीत संग्राम यानी कि गणिका नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन किया है। पराक्रम शाह ने राज्य के वफादार मंत्री यानी खंडूरी भाइयों की भी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। ठीक है, जो कि क्या थे, वेरी लॉयल थे। प्रशासन और सैन्य व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे हमें इक्यावनी बावनी देखने को मिलती है। इक्यावनी बावनी बेसिकली 1795 की क्या है, अकाल है, संवत बताया था। ठीक है, विक्रमी संवत कैलेंडर बताया था, विक्रमादित्य। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था विक्रमादित्य के बारे में कि विक्रमादित्य उज्जैन का राजा हुआ करता था जिसने शकों को क्या किया था, हराया था। तो तब से विक्रमी संवत चलता है। तो इक्यावनवीं बावनी यही है कि 1851 और 52 के संवत में, विक्रमी संवत में, उस समय एक्चुअल 1795 ईस्वी चल रहा था, तो गढ़वाल में एक भयंकर अकाल पड़ता है और इसी अकाल को इक्यावनी बावनी कहा जाता है। तो इसने अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। ठीक है, जनता को तोड़ कर रख दिया। ठीक है, फिर एक भूकंप भी आ जाता है 1803 में। इसी भूकंप को भी, अकाल से उभरे नहीं थे कि भूकंप पहले आ गया, तो 1803 में एक भूकंप आता है, सही श्रीनगर सहित कई जो जगह हैं उसे क्या कर देता, ध्वस्त ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा जनहानि होती है फिर बाद में एक पाव क्या करते हैं, इस श्रीनगर की फिर से नई सिरे से बसाते हैं। गोरखा आक्रमण और गढ़वाल, फिर जब 1790 में यहाँ पे गढ़वाल कुमाऊं में क्या हो गए थे,
गोरखा आ गए थे, तो 1791 में अगले साल ही क्या करते हैं कि गोरखा गढ़वाल में भी आक्रमण करते हैं, और इसी युद्ध को क्या कहते हैं, लंगूरगढ़ का युद्ध कहते हैं। तो उसी टाइम इक्यावनी बावनी, फिर उसके बाद भूकंप, फिर उसके बाद 1791 में गोरखाओं का आक्रमण। प्रद्युमन शाह ने उन्हें संधि के लिए विवश कर दिया और 25,000 रुपये वार्षिक कर देना लग गया। ठीक है, बट 1803 के भूकंप, देखा कि भूकंप आ गया, गढ़वाल बिल्कुल लाचार है, ठीक है, आपदाग्रस्त है। तो गोरखा के जो सेनापति अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतरिया था, ठीक है, उसने गढ़वाल पर फिर से आक्रमण कर दिया। ठीक है, प्रद्युमन शाह को राजधानी क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। बाड़ाहाट का युद्ध कहते हैं 1803 का। और एक युद्ध और होता है 1803 में, चमुआ का युद्ध। ठीक है, बट जो प्रद्युमन शाह था वो भाग जाता है। फिर एक होता है खुड़बुड़ा, यानी देहरादून में है खुड़बुड़ा। तो 14 मई 1804 में क्या होता है, राज्य की रक्षा प्रद्युमन शाह क्या करता है, सहारनपुर जाकर अपने राज सिंहासन और आभूषण बेचकर 12,000 सैनिकों की नई फौज खड़ी करता है। ठीक है, गुज्जर राजा राई दयाल सिंह ने भी उनकी क्या की थी, मदद की थी। 14 मई 1804 को देहरादून खुड़बड़ा मैदान में प्रद्युमन शाह और गोरखा के बीच निर्णायक और रक्तजनित युद्ध होता है। और फिर इस युद्ध के बाद प्रद्युमन शाह असाधारण वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और फिर गढ़वाल पर किसका शासन हो जाता है, गोरखाओं का। ठीक है, और गोरखाओं का शासन होता है। तो इनके जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, प्रीतम शाह को तो कौन गोरखा पकड़ के नेपाल ले जा लेते हैं, बल्कि और प्रद्युमन शाह भागता रहता है। ठीक है, 1814 तक। ठीक है, इसने एक फाउंडेशन बिल्ड किया जो कि आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य और गोरखा साम्राज्य के लिए है। ठीक है, प्रद्युमन शाह भाई प्रेमी और राज्य के प्रति समर्पण के कारण गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है। ठीक है, सुदर्शन शाह हरिद्वारी में रहता है, जान बचाने में सफल रहता है। बाद में टिहरी रियासत का उदय होता है। तो किस तरीके से कहानी शुरू हुई थी और किस मोड़ पे आकर खत्म हुई, ये हमने इस वीडियो में देखा। और एक ये हमने देखा कि कैसे कुछ हमने फैक्ट्स देखे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आंसर राइटिंग में महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने देखा कि खुड़बुड़ा युद्ध के पश्चात जो 1804 से 1815 तक गोरखाओं का अत्यंत क्रूर और दमनकारी शासन रहा। ठीक है, गोरख्याली कहा जाता था। ठीक है, 1815 में सुदर्शन अंग्रेजों की मदद लेता है हेस्टिंग से और गोरखाओं को पराजित करता है। ठीक है, आधा गढ़वाल यानी अलकनंदा का जो पश्चिमी भाग है उसे क्या कर देता है, शाह को लौटा देते हैं। ठीक है, अंग्रेज। और सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ कर लेता है, टिहरी। और फिर स्थापना होती है टिहरी रियासत की, जो पवार वंश के दूसरे अध्याय का, ठीक है, आरंभ है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि कैसे कनक पाल राजधानी करता है देवलगढ़ से, फिर देवलगढ़ से श्रीनगर, श्रीनगर से फिर अन्य राजा आते हैं, गोल्डन पीरियड पीक पे आता है। और फिर क्या होता है, अ, चंद्रवंश, रोहिलाज, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह आते हैं। और लास्ट में फाइनली क्या होता है, गोरखाओं के हाथों प्रद्युमन शाह मारा जाता है, गोरखाओं का राज चलता है, फिर ब्रिटिश और टिहरी रियासत। और आज फिर हम क्या हैं, हमारा विलय किस में हो जाता है, इंडियन यूनियन में हो जाता है। ठीक है, यानी भारत संघ में हो जाता है, और आज हम भारतीय हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले लेक्चर में जो भी आएगा, होप सो आप इसे पढ़ के आएंगे। ठीक है, रिवीजन नोट्स बनाना, जो भी दिक्कतें होंगी प्लीज कमेंट।